दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी आम व्यक्ति से राजनीति के बारे में चर्चा की जाती है, तो वह आपको अक्सर यही उत्तर देता हुआ मिलेगा कि राजनीति तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद का गढ़ होती है। नेता लोग तो यहाँ पैसा बनाने आते हैं और आम जनता का खून मकड़ी की तरह चूस लेते हैं। हमारे देश में ही कई राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों का उद्भव ही चाहे स्वतंत्रता के बाद हुआ हो या 90 के दशक के बाद, गरीबों, वंचितों, शोषितों और दलितों की लड़ाई लड़ने के दिखावे के नाम पर ही हुआ है। शोषित और वंचितों की लड़ाई लड़ते लड़ते इन पार्टियों ने खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए तो दौलत का अंबार खड़ा कर लिया, लेकिन जिन शोषितों और वंचितों के लिए लड़ाई लड़ने का दिखावा ये लोग करते रहे, उनकी हालत में कुछ सुधार ना हो सका। लेकिन दोस्तों, राजनेताओं की इस मंडी में भारत के इतिहास में कुछ ऐसे भी राजनेता हुए हैं जिनके जीवन पर कभी ना तो भ्रष्टाचार की काली छाया पड़ी और ना ही अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को उन्होंने अपने पद का लाभ उठाने दिया। आज हम भारत और बिहार के ऐसे ही कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी और महान राजनेता की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, आज 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी है और केंद्र सरकार ने उन्हें उनकी जन्म शताब्दी से एक दिन पूर्व ही भारत रत्न से नवाजने की घोषणा कर दी है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और जननायक के नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के धुर विरोधी और सामाजिक न्याय के महान राजनेता हुए हैं। उन्हें भारत रत्न दिए जाने पर बिहार की राजनीति में हलचल मच चुकी है। एक और जहां कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर भाजपा श्रेय लेना चाहती है, वहीं पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी चाहकर इस मामले पर केंद्र सरकार का विरोध नहीं कर पा रही है और दावा कर रही है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग तो उनकी पार्टियां ही काफी समय से कर रही थी और न चाहते हुए भी इन पार्टियों को केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य कहे जाने वाले राज्य के 2-3 साल मुख्यमंत्री रहने वाले इन कर्पूरी ठाकुर ने ऐसे कौन से काम किए थे जो उन्हें आज भारत रत्न जैसा देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। आज के वीडियो में कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताएंगे हम आपको कि आप भी उनसे प्रेरणा लेने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही साथ वर्तमान राजनीति में उनके नाम की राजनीतिक पार्टियों के बीच में क्या प्रासंगिकता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षक के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले और जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर के पिथौजिया गांव में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। अब यह गांव कर्पूरी गांव के नाम से चर्चित है। कर्पूरी ठाकुर हज्जाम समाज से आते थे, जिन्हें नाई भी कहा जाता है, जो कि अति पिछड़ा वर्ग में आता है। कर्पूरी ठाकुर पहली बार 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर बिहार की ताजपुर सीट पर विधायक बने थे। इसके बाद वह कभी भी इस सीट से कोई चुनाव नहीं हारे। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने वाले भी कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने वाले कर्पूरी ठाकुर दिसंबर 1970 से लेकर जून 1971 और दिसंबर 1977 से लेकर अप्रैल 1979 तक बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों, जब 1967 में कर्पूरी ठाकुर को डिप्टी सीएम का पद मिला तो उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था, तो उन्होंने अपने मंत्रिकाल के दौरान अंग्रेजी अनिवार्यता को बिहार से खत्म कर दिया। उनके इस फैसले का असर का अंदाजा आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि मिशनरी स्कूलों तक ने हिंदी में पढ़ाई करवाना शुरू कर दिया था। उस दौरान जब भी कोई बच्चा अंग्रेजी विषय में फेल हो जाने के बाद भी पास हो जाता था तो लोग उस बच्चे को कर्पूरी डिवीजन से पास हुआ कहकर मजाक उड़ाते थे। इसके अलावा अपने समय में कर्पूरी देव ठाकुर ने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए गरीब बच्चों की स्कूली फीस मैट्रिक तक माफ कर दी थी। ऐसा करने वाले वह पहले मुख्यमंत्री थे। जब 1977 में कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने राज्य की सरकारी नौकरियों में पिछड़ों यानी ओबीसी के लिए आरक्षण लागू कर दिया। उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश पर नौकरियों में पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी। इसके अलावा भी राज्य के सभी विभागों में उन्होंने हिंदी में काम करने को अनिवार्य कर दिया। राज्य के कर्मचारियों को समान वेतन आयोग देने का कार्य भी सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने ही किया था।
इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने महिलाओं के साथ साथ सवर्ण वर्ग में शामिल आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी 3-3% आरक्षण की व्यवस्था की थी। दोस्तों, अब हम आपको कर्पूरी ठाकुर के जीवन से जुड़े ऐसे किस्सों के बारे में बताएंगे जो कि उनके राजनीतिक जीवन की सादगी और अपने पद के प्रति उनकी ईमानदारी को प्रमाणित करते हैं। आज के जीवन में जहां छोटे से छोटा पहुंच रखने वाला बाबू या फिर राजनेता भी अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने में लगा रहता है, वहीं कर्पूरी ठाकुर ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास एक बार जब उनके बहनोई सिफारिश लेकर पहुंचे तो कर्पूरी जी ने उनके हाथ में 50 रुपये थमाते हुए यह कह दिया कि तुरंत जाइए और उस्तरा खरीद लीजिए और हमारा पुश्तैनी धंधा संभाल लीजिए। आज के ज़माने में आप किसी राजनेता या बाबू से इस बात की उम्मीद भी नहीं कर सकते। अपने पिता के साथ बचपन के पलों को याद करते हुए कर्पूरी ठाकुर के बेटे वीरेंद्र बताते हैं कि उनके पिता उसूलों के इतने सख्त थे कि एक समय जब उनकी तबीयत बहुत खराब हुई थी तो इंदिरा गांधी ने उनके पिता यानी कर्पूरी ठाकुर से कहा था कि आप सरकारी पैसों से अपने बच्चे का ऑपरेशन करा लीजिए। इस पर कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि मेरा बेटा मर जाएगा लेकिन सरकार के पैसों से ऑपरेशन नहीं कराया जाएगा। इसके बाद उस वक्त बिहार में जयप्रकाश नारायण ने वीरेंद्र जी यानी कर्पूरी ठाकुर के बेटे के इलाज की व्यवस्था की थी। इसके अतिरिक्त एक इंटरव्यू में कर्पूरी देव के बेटे रामनाथ जिक्र करते हुए बताते हैं कि जब उनके पिता पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने रामनाथ को खत लिखते हुए 3 बातें कही थी कि बेटा, तुम मुझे मिले इस पद से कभी प्रभावित मत होना, कोई तुम्हें लालच भी देगा तो उसमें मत आना, इससे मेरी ही बदनामी होगी। दोस्तों, जब 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे तो एक प्रतिनिधिमंडल यूगोस्लाविया की यात्रा पर गया था। कर्पूरी ठाकुर भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे और वहां सभी लोग कोट पैंट में जा रहे थे, इसलिए कर्पूरी ठाकुर ने भी अपने दोस्त से कोट उधार लिया था। लेकिन जब कर्पूरी ठाकुर वहां पहुंचे तो वहां के मार्शल टीटो उनकी सादगी देखकर काफ़ी प्रभावित हुए क्योंकि उन्होंने जो कोट पहना था वह फटा हुआ था। इसके बाद टीटो ने उन्हें अपनी तरफ से एक कोट गिफ्ट किया। जब एक बार मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर के पिता को कथित तौर पर अपमानित किया गया और इस बात पर जब जिला अधिकारी उस गांव में कार्यवाही करने पहुंचे तो कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें कार्यवाही करने से यह कहते हुए रोक दिया कि देश में कई जगहों पर पिछड़े लोगों को अपमान का सामना करना पड़ता है, पहले वह सब रुकना चाहिए, सिर्फ आप मेरे पिता का ही अपमान रुकने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इतनी सब बातों के बाद आखिर में यह मुख्य प्रश्न रह जाता है कि वर्तमान में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी तीनों ही कर्पूरी ठाकुर को इतना महत्व दे रही हैं और तीनों ही पार्टियां बिहार में उनकी जन्म शताब्दी पर भव्य आयोजन और रैलियां कर रही हैं। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि चूंकि कर्पूरी ठाकुर ईबीसी समुदाय यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट से संबंध रखते थे और इस समुदाय के सबसे बड़े नेता थे, इसलिए वर्तमान में उनका राजनीतिक पार्टियों के बीच नाम ज़्यादा ही लिया जा रहा है। वैसे ईबीसी अपने आप में कोई जाति नहीं है, लेकिन सामूहिक तौर पर इसमें 130 जातियाँ और 36 उपजातियाँ शामिल हैं और यह कुल मिलकर 36% वोट बैंक बनाती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में बिहार में जातिगत जनगणना संपूर्ण हुई है, जिसकी रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा ईबीसी को लाभ मिला है और उनके आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है और यह ईबीसी समुदाय पारंपरिक तौर पर नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है। इसलिए आरजेडी और भाजपा सहित सभी पार्टियां इस वोट बैंक में फेन लगाकर अपना फायदा देख रही हैं। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब कर्पूरी ठाकुर 17 फरवरी 1988 को स्वर्ग सिधारे तो परिवार की विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम न था, न पटना में और न ही पैतृक निवास स्थान में वह 1 इंच भी जमीन नहीं खरीद पाए। दोस्तों, जहां आज देश की राजनीति इस मोड़ पर पहुंच चुकी है कि गरीब, पिछड़ों और वंचितों के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं की खुद की संपत्ति भी हजारों करोड़ों में पहुंच चुकी है, वहां पर कर्पूरी ठाकुर कीचड़ में खिले हुए कमल के समान प्रतीत होते हैं। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कर्पूरी ठाकुर को लेकर शुरू ही वोट बैंक की इस राजनीति में आखिर किसे फायदा होगा और कौन आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार में जीत का सेहरा किस पार्टी के सिर पर सजेगा। लेकिन दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और इसे बनाने में की गई मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और भारतीय राजनीति और विश्व राजनीति से जुड़े हुए ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, इससे हमारी बहुत मदद होगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय बिहार, जय